नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हम आपको बताएंगे साजिश के गुजरात फाइल्स की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत हम करें एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल लखनऊ के लुल्लू मॉल में हनुमान चालीसा कर रहे 2 शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये 2 शख्स अंदर पहुंच गए थे और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इससे पहले सुबह भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था जो मॉल के बाहर मौजूद थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब जो नई जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 शख्स जो लुल्लू मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीर देखिए आप, ये 2 शख्स हैं जो यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे और तेज तेज से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई है। अगर आपको पूरा घटनाक्रम समझना है तो आपको याद करना पड़ेगा उन तस्वीरों को जहां पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई थी और ये कहा गया कि लखनऊ में सरकार के आदेश के बावजूद धार्मिक कार्यक्रम किए गए, नमाज पढ़ी गई जो गलत थी और उसके बाद से हंगामा बरपा। हिंदू संगठनों ने यहां पर हनुमान चालीसा की बात की थी और अभी 2 शख्स गिरफ्तार हुए। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा पढ़ने पर लखनऊ में 2 लोगों की गिरफ्तारी। हालांकि सरकार ने आदेश दे रखा था कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो नहीं किया जाएगा, ऐसी चीजों पर बैन है। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जगह का महत्वपूर्ण है। ये जगह जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया वो लुल्लू मॉल है। मॉल के अंदर मॉल प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि वहां पर कोई भी धार्मिक प्रार्थना या आयोजन नहीं होगा। इसी के चलते जब नमाज करते हुए कुछ लड़कों का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लुल्लू मॉल प्रशासन ने FIR दर्ज कराई और उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही थी। लेकिन हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। आज उसी सिलसिले में कुछ हिंदूवादी संगठन जय श्री राम और जय हनुमान के झंडे लेकर के प्रदर्शन करने पहुंचे और जिसके बाद उनको तो गिरफ्तार किया ही गया। ये 2 लड़के भी गिरफ्तार किए गए। इनके नाम राजेंद्र गुप्ता और अक्षय बताए जा रहे हैं। इन दोनों को भी इन लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। करीब 17 से 18 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, जिनको की गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि लुल्लू मॉल प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर किसी भी तरीके के धार्मिक प्रार्थना प्रतिबंधित है। वहाँ पर ये जोर चिल्ला करके वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जिसके बाद बिल्कुल, यानी विरोध के लिए विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मॉल प्रशासन ने और सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। हम आपको बता दें, इससे पहले आज लुल्लू मॉल के बाहर एक बार फिर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों ने हाथों में भगवा झंडे लेकर यहां पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मॉल के बाहर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू महासभा के 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की। लुल्लू मॉल पर नमाज अदा करने के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हिंदूवादी संगठन के तमाम लोगों ने पहले सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया, फिर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया, लेकिन अब यहाँ पर करणी सेना से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर आए थे, जिनको कि अब यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे लुल्लू मॉल के अंदर और अब इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और इनसे पुलिस उनकी सभी को हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की, इनको हिरासत में लेकर के ले जाया जा रहा है। जो लोग पहुंचे थे वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और पाठ करने के बाद वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से बीते दिनों लुल्लू मॉल के अंदर जो नमाज अदा की गई, उसके बाद से हम लोग आए हैं। जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं, यहाँ गोल्ड सिटी में रहना दूबर हो गया है। गोल्ड सिटी से हम लोग हिंदू महासभा से हैं और संगठन से सब लोग हैं। यहाँ पर अराजकता फैलाई जा रही है, इसको रोका जाए। जो ये गाड़ियां खड़ी की जा रही है, पब्लिक ये वहाँ पर की जा रही है, ये चीज गलत है। हम लोग इसके नहीं, दोनों के लिए, पर उसके लिए नहीं। संविधान सबके लिए है, यहाँ पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए। ये तमाम लोग हैं जिनको की लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इनको अब बसों में भर कर ले जाया जा रहा है। यानी एक तरफ प्रशासन की लाख मुस्तैदी के बावजूद कहा जा रहा था कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, किसी को यहाँ पर
लुलु मॉल के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अचानक से प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचते हैं और वो नारेबाजी करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। अब बात साजिश की गुजरात फाइल्स की करेंगे। गुजरात दंगों को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश के तहत नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के आरोप लगाए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात सरकार को गिराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने व बदनाम करने के लिए जो कुछ किया वो सब कांग्रेस के इशारे पर किया गया था। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? अहमद पटेल। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वाज हिज बॉस सोनिया गांधी। गुजरात दंगों में एसआईटी के हलफनामे के बहाने ये बीजेपी का तीस्ता सीतलवाड़ पर तीखा वार है। कांग्रेस पार्टी पर सबसे करारा प्रहार है, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने तीस्ता और कांग्रेस का सीधा कनेक्शन बताया। गुजरात दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ के राजनीतिक एजेंडे का मुद्दा उठाया। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके, इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। यानी बीजेपी ने साफ आरोप लगाया है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस की शह पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। गुजरात सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए तमाम झूठी कहानियां गढ़ी और ये सब कुछ किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल के जरिए। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? हु वर द वंस हु वर ड्राइविंग दीज कॉन्स्पिरेसीज? अहमद पटेल। श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। इतना ही नहीं, एसआईटी के हलफनामे के हवाले से बीजेपी ने पूरे षड्यंत्र में पैसे के लेन देन का भी आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। तीस्ता सीतलवाड़ को अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए की पहली किश्त दी थी। सर्किट हाउस में हुई लेन देन के सबूत और गवाह हैं। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईएएस संजीव भट्ट और डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया। तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को गिरफ्तार किया। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बहाने बीजेपी कांग्रेस को मोदी के खिलाफ साजिश का हिस्सा बता रही है। वहीं कांग्रेस इन आरोपों को गुजरात चुनाव से जुड़ा हुआ मान रही है।
अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जब जब आप देख लीजिए गुजरात में इलेक्शन आता है तो ऐसे सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि जिससे पोलराइजेशन हो, धार्मिक लागणियां, जाति धर्म के बीच के अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतफहमियां हो या एक दूसरे में वाद विवाद खड़ा हो। अब गुजरात सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। जाहिर है इन आरोपों पर नया घमासान छिड़ेगा। इन आरोपों का असर गुजरात चुनाव में भी दिखेगा। आज तक ब्यूरो। तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। कानूनी लड़ाई जो है वो सियासी लड़ाई भी बनती जा रही है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जो कुछ किया वो कांग्रेस से कहने पर किया, और वहीं कांग्रेस इन तमाम आरोपों को गलत बता रही है। गुजरात चुनावों से पहले बंटने वाली सियासत का लगातार आरोप लग रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह मामले को चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एसआईटी के हलफनामे में तीस्ता को 30 लाख देने के खुलासे पर नई तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर अब नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने तीस्ता के जरिए गुजरात सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया, अहमद पटेल को इस बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और सोनिया गांधी को पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार बताया, तो कांग्रेस ने भी फौरन ही पलटवार किया। अहमद पटेल पर आरोपों को बीजेपी की राजनीति का पतन बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के गिरावट की राजनीतिक रूप से पराकाष्ठा है। अब उस पर आरोप लगा रहे हैं। जो अब इस दुनिया में जो आरोप लग रहे हैं इनका जवाब देने के लिए नहीं, जिसका निष्कलंक जीवन रहा हो आप उससे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आप जेल गए थे। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर उनकी बेटी मुमताज ने भी जवाब दिया। ऐसे आरोपों को बीजेपी के राजनीतिक फायदे से जुड़ा बताया। मेरे पिता के नाम में अब भी वजन है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आरोप सही है तो तीस्ता सीतलवाड़ को यूपीए की सरकार में राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बनाया गया? आखिर 2020 तक इस सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की जांच क्यों नहीं करवाई? उधर बीजेपी का आरोप है कि गुजरात दंगों के बहाने मोदी को निशाना बनाया गया। कांग्रेस नेताओं के आदेश पर पूरा प्लान बनाया गया। देश का नाम खराब करने के लिए एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी। इसका पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है और अब स्वयं कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए गुजरात की एसआईटी उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। कभी भी बदले के भाव के साथ नहीं, धैर्य के साथ ये पार्टी काम करती है। और आज जो उक्ति हजारों करोड़ों साल से कहा जाता है भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, ये सारे एफिडेविट, ये सारे जजमेंट आज ये प्रूव करता है। इन आरोपों और वार पलटवार के बीच गुजरात क्राइम ब्रांच तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच कर रही है, क्योंकि तमाम सबूत उन्हें साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। इस बीच गुजरात दंगों के आरोपी अशोक मोची ने भी दावा किया कि तीस्ता ने गुजरात सरकार की छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया। तीस्ता के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था ज्यादा, लेकिन 2002 के बाद अखबारों में काफी उसका नाम आता था। वो कोई एनजीओ चलाती है और बॉम्बे में जस्टिस फॉर ऐसा कुछ नाम है, तो काफी उसका नाम यहाँ गुजरात के अखबारों में आता है कि वो गुजरात को किस तरह गुजरात के बाहर बदनाम करती है दंगों को लेकर। और दंगों में सबसे ज्यादा मेरी तस्वीर यूज करते थे। मेरी तस्वीर को कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर के साथ में जोड़ के इस तरह दिखाते थे कि देखो गुजरात में मुसलमानों पर कैसा अत्याचार हो रहा है। मतलब मुझे एक हत्यारे के रूप में दिखाते थे ये सब।
गुजरात दंगा मामले से अब कांग्रेस पार्टी सीधा बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी कांग्रेस पर बड़ी साजिश का आरोप लगा रही है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने का पूरा प्लान बना रही है। आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं इस वक्त की अहम खबर को लेकर। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर फिलहाल बीजेपी के संसदीय बोर्ड की अहम बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि आज उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां मौजूद हैं। किन किन नामों को लेकर चर्चा है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि बहुत से नामों को लेकर चर्चा हो रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हो या इस साल विधानसभा चुनाव हिमाचल के हों, गुजरात के हों या 2023 के अंदर त्रिपुरा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हों, इन सभी समीकरणों को देखने के बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। आप देखिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है पार्टी लेकर आई। वो उड़ीसा से आती हैं, आदिवासी नेता हैं, बीजेपी की विधायक रही हैं, गवर्नर रही हैं झारखंड के अंदर। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सभी कैलकुलेशंस पर फिट बैठने वाले व्यक्ति को जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी की तरफ से जो है वो नाम उनका घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं वैसी नहीं है जैसी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं। अंकगणित की तरफ से अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर 543 और राज्यसभा में 237 सांसद हैं और ऐसे में मैजिक नंबर जो है 391 है। बीजेपी के पास लोकसभा के अंदर 303 सांसद हैं और 91 सांसद राज्यसभा में हैं, तो 394 सांसद बनते हैं। तो बीजेपी अकेले अपने दम पर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकती है। इसमें अभी एनडीए के घटक दलों की संख्या नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से वेट किया और आज 16 तारीख है, 19 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो अब देखना यह है कि आज अब से कुछ देर के अंदर यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति पद के अंदर आप लगातार नजर बनाए रखिए। जैसे इस बात का ऐलान होता है हम आपके पास फिर लौटेंगे, आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। सबसे पहले ये खबर हम आपको आज तक पर ही दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो अब विकास की नई रफ्तार को छूने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बुंदेलखंड में विकास के एक्सप्रेसवे की वो सौगात है जिससे प्रदेश के कई जिलों की सूरत बदल गई। उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की गाथा आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के 7 जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी और इस बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी खूब तारीफ की। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा और इससे दिल्ली से चित्रकूट का सफर आसान होगा।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से चित्रकूट के सफर में 6 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि अभी इस दूरी को तय करने में 10 घंटे का वक्त लगता है। बड़ी बात यह भी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। 20 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। तब इसके निर्माण के लिए 36 महीने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने में ही पूरा हो गया। लक्ष्मीबाई जी की याद धरती पे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस उपलब्धि का भी जिक्र किया और इस बहाने विकास को लेकर सरकार का एजेंडा बता दिया। और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, इसके अनगिनत उदाहरण हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कई सियासी पार्टियों की ओर से चलाए जा रहे मुफ्त वाले कल्चर पर भी प्रहार किया और इसे देश के लिए खतरनाक बता दिया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। यूपी के तमाम जिले लगातार एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़े जा रहे हैं। प्रदेश में अभी 7 और एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने इन कामों की तेजी से बढ़ने का भरोसा जताया, प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने का विश्वास जताया। जालौन से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश ने आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों की, जहां बारिश ने जिंदगी पर मानो आफत बरसा रखी हो। पहाड़ों में बारिश मुसीबत का दूसरा नाम। पहाड़ पत्थरबाज हो जाते हैं, रास्ते जानलेवा हो जाते हैं, सफर जिंदगी का इम्तिहान लेती है। देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैसे पलक झपकते ही पहाड़ सड़क पर आ गया। क्या बड़े बड़े पत्थर, क्या पेड़, सब धराशाही हो गए। रास्ता बंद और जिंदगी की जंग शुरू हो गई। हिमाचल के पहाड़ों का हाल भी देखिए। इंदौरा में चक्की नदी ने उफान भरा तो जमीन खोखली होना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते एक बड़ा हिस्सा नदी में समाहित हो गया। अपने साथ सड़क दीवार सब कुछ बहा ले गया। इस सड़क के बहाने से इंदौरा की 3 पंचायतों के करीब 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। नदियों ने हुंकार भरी तो पहाड़ों पर सड़कें नदारद होने लगी, सफर जानलेवा होने लगा। देखिए उत्तराखंड के रामनगर में किस तरह से जान जोखिम में डालकर गाड़ियों से सफर तय किया जा रहा है। कल और इससे पहले भी कई वाहन इस नदी के तेज बहाव में बह गए हैं, लेकिन ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और ना इस नदी पर आपको कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई भी जिला प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। और जो सभी यात्री है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। सैकड़ों वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इस बरसाती नाले के
तेज बहाव में दोनों ओर फंसे हुए हैं। डूबती बहती लड़खड़ाती गाड़ियों की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी से हर रोज हजारों यात्री मौत के मुंह से बाहर निकलकर अपनी यात्रा करते हैं। 5 hours people were stuck like this with children, and like you can see the number of cars that's behind. Actually, we came in a car. We have left the car with the driver because the kids are very hungry. We're taking this bus to go to Ramnagar, and we will go again from Ramnagar to Delhi. उत्तर काशी में गंगा की लहरों का ये शोर खौफ पैदा कर रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा का जल स्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भू कटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने आसपास रहने वालों की टेंशन बढ़ा रखी है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के शिवनंदी गांव में हैं और हमारे ठीक पीछे अलकनंदा नदी है, जिसमें तेज प्रवाह है इस वक्त। और चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अलकनंदा नदी खतरे के निशान के 2 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन आईएमडी ने रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है चमोली कुमाऊं के अलग अलग जिलों के लिए। और इसकी वजह से ये संभावना है कि 18 और 19 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है इन इलाकों में। और उसके बाद अलकनंदा नदी जैसे नदियों में पानी का जो लेवल है वो बढ़ने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ उन तमाम बसावटों में और गांवों में जो नदियों के किनारे रह रहे हैं, अलकनंदा नदी के किनारे रह रहे हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय और बढ़ता जाएगा। ये तस्वीरें तो ट्रेलर। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। 18 और 19 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी से ओमबार बहुगुणा और रामनगर से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ अमित भारद्वाज, बागेश्वर, आज तक। पहाड़ों की तरह मैदानी इलाकों का हाल भी बुरा है। भारी बारिश शहरों से लेकर हर जगहों पर तबाही मचा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी आफत की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो डराने वाली हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मौसम का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अब तक प्रदेश में 13.28 इंच बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को 11 गेट खोलने पड़े थे। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदापुरम, धार, अलीराजपुर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्मदा किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया गया। नर्मदापुरम के भांबारी गांव में लाठिया नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव के लोग घर से बाहर निकलने के लिए पानी से गुजरकर ही रास्ता पार कर रहे हैं। शायद ये हालात इस समय दिखाते हैं नर्मदापुरम में, जहां पर इस समय इस गांव के अंदर आप देखेंगे तो आपको हर जगह हर इलाका जलमग्न नजर आएगा। मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये घर जो है वो बाढ़ की वजह से टूट चुका है, इसकी दीवार ढह गई है और लगातार अब यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये पानी जो है वो कब उतरेगा। फिलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ लगभग ये पानी 3 से 4 फीट गहरा है और आगे हम और जाएंगे तो वहां पर और ज्यादा गहराई बढ़ जाएगी। गांव के अंदर ये पूरे गांव के हालात ऐसे हैं। यहाँ पूरे इलाके में 4 से 7 फीट पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में तो पानी की वजह से लोग गांव के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। रात को 2-2:30 बजे बारिश का बंद थी, नीचे की बाढ़ से मकान गिरा, लड़के बच्चे सब बाहर हो गए। जो भी सामान था कुछ सामान नीचे दबा पड़ा पानी में, जितना बचाया उतना बचाया। उज्जैन में शिप्रा नदी ने उफान भरा तो पानी मंदिरों के गुंबदों को छूने लगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भगवान के दर्शन
दुर्लभ हो गए। तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं, जहां छोटे छोटे मंदिर डूब गए। नदी ने उफान मारा तो प्रशासन एक्शन में आया। श्रद्धालुओं के घाट पर जाने पर रोक लगा दी गई। बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया। सीढ़ियों पर स्नान पर भी रोक लगा दी गई। ये क्षिप्रा नदी के ऊपर अभी पूरे छोटे रपट के ऊपर 3 से 4 फीट के करीब में पानी होगा अभी, और यहाँ पर आवागमन बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को आने जाने से रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इटारसी की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मध्य प्रदेश के इटारसी में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में किस तरीके के हालात बन गए, वो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बेहद डरावनी तस्वीर है। कांवड़ मोहल्ले की दूसरी तरफ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब नाले में दीवार तोड़ करके पानी बाहर जा रहा है तो जो तमाम गाड़ियां इस मोहल्ले में खड़ी हुई हैं वो इस पानी में डूब चुकी है। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो सामने वो आपको सफेद एम्बेसडर कार दिख जाएगी जो इस वक्त पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। नीचे से पूरी कार जो है वो डूबी हुई है। क्या दुकान, क्या मकान, बारिश ने घरों में घुसपैठ की है। जो लोग छतों पर नजर आने लगे। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर निशान बता रहा है, ये निशान बता रहा है कि रात को जो बारिश हुई थी तो उसके बाद हालात क्या हो गए थे। अभी कुछ देर पहले ये पानी उतरा है। पानी का स्तर यहाँ तक था, जहां पर आपको ये एक लकीर सी दिख रही होगी। दरअसल ये वो लकीर है जो पानी के साथ बह के हुआ जो झाड़ पत्ती रहती है उसकी ये लकीर बन गई है। इतने नीचे पानी अब फिलहाल आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा घर का जो आंगन है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, कम से कम 2 फीट तक। अब घर के अंदर की तस्वीर आप देखिए, ये जो शख्स खड़े हैं ये घर के अंदर पूरा कीचड़ भरा हुआ है इस वक्त। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुरना और जाम नदी की लहरों में उतरना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। पांडुरना नदी उफान पर है। बड़ी तादाद में लोग नदी की लहरें देखने के लिए जमा हुए। तभी एक शख्स का अचानक पैर फिसला और लहरों में बह गया। मौसम की मार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जारी है। मूसलाधार बारिश का प्रकोप तेलंगाना के भद्राचलम पर भी बरस रहा है। भद्राचलम में गोदावरी नदी का पानी 68 फीट के निशान को पार कर गया है। कई गांव गोदावरी नदी की पानी के चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए भद्राचलम में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ ये भद्राचलम घाट है जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज होता जा रहा है, पानी का लेवल कितना ऊंचा उठते जा रहा है। अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में पानी का लेवल जो है 67 फीट तक आ चुका है, जबकि यहाँ पर थर्ड वार्निंग लेवल सिर्फ 53 फीट पर लगा होता है। सारी दुकानें, सारी स्टॉल जो यहाँ तट पर लगी होती हैं उनको ऊपर लाया गया है। सारे मंदिर यहाँ पर जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूबे दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के वारंगल की ये तस्वीर देखिए। वारंगल के गुरीजाला गांव में ये मशक्कत एक बाइकर को बचाने के लिए हो रही है। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाइकर को उफनती लहरों से खींच लिया। आज तक ब्यूरो। बाढ़ ने गुजरात और महाराष्ट्र का हाल भी बेहाल कर रखा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। वहीं गुजरात को भी भारी बारिश की वजह से जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। ये कुदरत के कहर की तस्वीर है। ये आसमान से बरस रही आफत का सितम है। टूट गए हैं मकान, टूट गई है दुकान। शहर टापू नजर आ रहे हैं। जिंदगी बचाने की जदोजहद जारी है। बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मच रखा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर कहीं कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें नागपुर की। आसमान से मूसलाधार बारिश हुई तो नदियां नाले उफान मारने लगे। ऐसे में आम लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई। जहां सफर की मजबूरी ने जिंदगी दांव पर लगा दी है। देखिए, एक चूक
लहरों के साथ इस शख्स को जिंदगी से दूर ले जा सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की भी ये तस्वीर देखिए। कोल्हापुर के धनवाड़ में बहने वाली दूधगंगा नदी उफान पर है। नदी के ऊपर पुल से गुजरते वक्त चालक अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो बैठता है और गाड़ी नदी में गिर गई। पास के किसानों ने काफी मशक्कत करने के बाद कार चालक की जान बचा ली। महाराष्ट्र में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से नदियां उफान मार रही हैं और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पालघर जिले में कई सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य के 11 जिले बारिश की चपेट में हैं। बारिश से गुजरात का भी बुरा हाल है। सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड और नवसारी सहित 8 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे बुरा हाल नवसारी का है। नवसारी जिले में 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। भारी बारिश ने इंसान तो इंसान, जानवरों को भी बेहाल कर रखा है। ऐसे में कई संगठनों ने जानवरों की मदद का जिम्मा उठाया है। नवसारी जिले में अत्यधिक भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद शुक्रवार को कई जानवरों और पक्षियों को बचाया गया। बचाव दल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे जानवरों को भी भोजन करवाया। आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम एक पशु पक्षी घर में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है और अभी भी लेकिन ये जो लोग हमारे साथ मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं जितने पशु पक्षी बच सके उनको बचाया जा सकते। तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके की। 24 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पशु पक्षी घर है नवसारी हाईवे पर मौजूद, लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई बाढ़ का पानी इसके अंदर घुस चुका और पूरा का पूरा ये जो शेल्टर होम है पूरी तरीके से पानी में डूब गया। राज्य सरकार भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ इलाकों का हवाई सर्वे कर चुके हैं, जबकि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से भी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। एनडीआरएफ के अलावा सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आज तक ब्यूरो।